Good morning, class 7. This is the revision clip of geography from chapter 14th, The Changing Earth Internal Forces. इस चैप्टर में सबसे पहले हमने बताया था लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। लिथोस्फेरिक प्लेट्स मतलब पूरा का पूरा पृथ्वी जो है, जो मेंटल और क्रस्ट से मिलकर के बना हुआ है, उस प्लेट्स को कहा जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और हमने ये भी देखा कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है इसमें मूवमेंट होता है, जिसके वजह से पृथ्वी के सरफेस पे वोल्केनिक और सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती है। तो यहाँ पे दो तरह के मूवमेंट होते हैं पृथ्वी पे, इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या है? द फोर्सेस विच आर एक्टिव इनसाइड द अर्थ, ऐसा फोर्स जो पृथ्वी के इंटरनल हिस्से में एक्टिव हो, इंडोजेनेटिक फोर्स है। जबकि जो फोर्सेस पृथ्वी के सरफेस पे एक्टिव हो उसे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहा जाता है। अब इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था कि ये क्या करता है, जब पृथ्वी के इंटरनल हिस्से में एक्टिव होता है तो पृथ्वी के सरफेस पे परिवर्तन आता है, और उसी परिवर्तन को बैलेंस में लाने के लिए एक्सोजेनेटिक फोर्सेस एक्टिव होता है। तो अब यहाँ पे इस फोर्सेस की वजह से हम देखते हैं अगला टॉपिक वोल्केनोज को। अब वोल्केनोज को देखते हैं। वोल्केनोज क्या है? पृथ्वी के कमजोर हिस्से पे जो वेंट होता है, जो खुलाव होता है, उसे वोल्केनोज कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो वेंट है, ओपनिंग जो है, यही वोल्केनोज। और इन नंबरों का जो प्रोसेस था हमने लेक्चर क्लिप में एक्सप्लेन किया था कि किसे क्या कहा जाता है, यहाँ येलो कलर में दिया हुआ है। और इस वोल्केनो का जो इंटरनल हीट होता है वो 500 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके अलावा हमने बताया कि ये जो वोल्केनोज है ये 3 तरह के होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव वोल्केनो ऐसे वोल्केनोज को कहा जाता है जो कंस्टेंटली कभी भी इरप्ट हो जाए, कभी भी फट जाए। और ऐसे एक्टिव वोल्केनोज की संख्या पूरे वर्ल्ड में 500 है, जिसमें से इटली में एटना, लिपारी आइसलैंड में स्ट्रोम्बोली और मेडिटेरेनियन सी में पाए जाते हैं ये वोल्केनोज। दूसरा जो डोरमेंट वोल्केनोज है, ये ऐसे वोल्केनोज होते हैं जो डेंजरस है, जो काफ़ी समय से इरप्ट नहीं हुए हैं, बट आने वाले समय में शायद ये इरप्ट हो जाए। ऐसे इसका एग्जाम्पल है इटली का ही विसुवियस वोल्केनोज। फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनोज ऐसा है जो पूरी तरह से शांत हो चुका है और जिसके फटने के चांसेस नहीं है, उसे एक्सटिंक्ट वोल्केनोज कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है कोहे सुल्तान ऑफ ईरान का। फिर अब देखते हैं कि जो वोल्केनोज है ये नेचुरल घटना है, फिनोमेना है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है लाइफ के ऊपर। तो इसके वजह से क्या होता है, ये ह्यूमन और एनिमल लाइफ दोनों को बर्बाद करता है, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, बहुत सारी जहरीले गैसें इन्वायरमेंट में छूटती है, जिसके वजह से कभी कभी एसिड रेन का भी सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ इसका फ़ायदा भी होता है, इसका जो लावा निकलता है तो ये कभी कभी सॉइल को फर्टाइल भी बनाता है, बहुत सारे मिनरल्स भी इसमें से पाए जाते हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक था अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या था? अर्थक्वेक को सिंपल लैंग्वेज में हम बताए थे सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ। पृथ्वी के का ऊपरी सरफेस में अचानक से जब कोई वाइब्रेशन फील किया जाए पृथ्वी के इंटरनल एक्टिविटी के वजह से, तो उसे कहा जाता है अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक में इन सारे पॉइंट्स को हमने बताया था, फोकस, एपिसेंटर, सिस्मोग्राफ और सिस्मोलॉजी। फोकस के बारे में हमने बताया कि पृथ्वी के का वो प्लेस जहाँ पे भूकंप पहली बार ओरिजिनेट, मतलब जहाँ से भूकंप ओरिजिनेट हुआ, फोकस पृथ्वी के सरफेस पे जहाँ फर्स्ट टाइम फील किया गया, एपिसेंटर। और ये दोनों परपेंडिकुलर का एंगल, मतलब समझ लो है परपेंडिकुलर एंगल में है, फोकस के जस्ट ऊपर सामने सरफेस पे एपिसेंटर होगा। फिर भूकंप को नापने के लिए जिस यंत्र का सहारा लिया जाता है सिस्मोलॉजी के माध्यम से, सिस्मिक वेव के माध्यम से, उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और इस सिस्मोलॉजी को पढ़ने के प्रोसेस को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। इसके बाद हमने देखा कि जो भूकंप है इसको नापा जाता है रिएक्टर स्केल पे, जिसका इन्वेंशन चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था 1935 में, जिस पे यूनिट है 0 to 9 रिएक्टर स्केल। और यदि भूकंप का माप 6 से ऊपर हो तो भूकंप बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये है
पैसिफिक बेल्ट में, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में, खास करके यूरेशिया, हिमालय और अफ्रीका वाला, और मिड अटलांटिक बेल्ट। इसके बाद हमने इसका इफ़ेक्ट में क्या देखा कि जब भी भूकंप आता है तो बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ देखिए भूकंप का इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है। भूकंप के वजह से फ्लड भी आता है, सुनामी जैसे सिचुएशंस भी आ जाती है, बहुत सारे सुनामी वेव्स के वजह से डूब जाते हैं, जब शहर के शहर डूब जाता है। भूकंप के वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती है, ह्यूमन का बनाया हुआ ब्रिज गिर जाता है। ये डिस्ट्रक्शंस का एक छोटा सा हम देखिए आपको सीन यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये देखिए डिस्ट्रक्शंस का छोटा सा सीन है, किस तरह से भूकंप की वजह से बिल्डिंगें गिर जाती है। उसके बाद भूकंप के वजह से क्या होता है कि लाइफ और प्रॉपर्टी का तो नुकसान होता ही है, इसीलिए भूकंप के बारे में पहले से अंदाज़ा लगाना असंभव है। इसीलिए भूकंप से बचने के कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। यही आपका लास्ट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोटेक्टिव मेजर्स ऑफ अर्थक्वेक। तो क्या क्या करना चाहिए हमने ये पिछले भी क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था, क्या क्या करना चाहिए देख लीजिए। 3-4 पॉइंट्स है। अगर आप घर के अंदर हैं उस समय तो किसी स्ट्रॉन्ग डेस्क, टेबल या रूम के कॉर्नर में खड़े हो जाए। यदि हो सके तो आप भागे किन चीज़ों से दूर, फर्नीचर, ग्लास विंडो, हैवी मशीन से दूर भागे। उस समय लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल ना करें। डिजास्टर सेफ्टी किट जरूर लेकर उस समय भागें। अगर हो सके तो पैसे, दवाई और नॉन पेरिशेबल फूड भी साथ में ज़रूर रखें। तो ये था ये चैप्टर ज्योग्राफी का 14th जो रिवीजन के साथ आज कंप्लीट होता है। आगे इसका नोट्स हम और क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम सेंड कर देंगे। अभी 1 by 1 चैप्टर 1 से ही भेजा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।